वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे 2012 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी प्रोमीथियस। स्पॉयलर्स अहेड। ये कहानी शुरू होती है आज से 10,000 साल पहले, एक अविस्मरणीय घाटी से, जहां किसी विशाल चीज की परछाई धरती पर आगे बढ़ रही है। वह विशाल चीज दरअसल एक स्पेसशिप है। एक आदमी झरने के मुहाने पर आता है। वो आदमी एक एलियन होता है। वह एक अजीब से दिखने वाले बर्तन से एक कटोरी उठाता है और उसमें मौजूद पदार्थ को पी लेता है। तभी वह स्पेसशिप वहां से जाने लगती है। उस पदार्थ को पीने के कारण एलियन का शरीर गलने और फटने लगता है, यहाँ तक कि उसके शरीर के डीएनए तक टूट जाते हैं। फिर वह झरने में गिरता है और उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट होते हुए पानी में घुलने लगता है। उस एलियन का डीएनए पानी से मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण करने लगता है और इस नए डीएनए से मानव जीवन की शुरुआत होती है। इस घटना के 10,000 साल बाद कहानी सन 2089 में आती है। वैज्ञानिकों की एक टीम स्कॉटलैंड में कुछ खोजबीन कर रही है। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ कर रहे हैं। खोजबीन में डॉक्टर शॉ को 35,000 साल से भी ज्यादा पुराना एक गुफा चित्र मिलता है, जिसमें इंसानों को एक विशाल प्राणी की पूजा करते दिखाया गया है और वह विशाल प्राणी एक तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। पृथ्वी से 300 लाख करोड़ किलोमीटर की दूरी पर प्रोमीथियस नाम की एक स्पेसशिप 17 लोगों के दल के साथ अपने सीक्रेट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है। स्पेसशिप के अंदर डेविड नाम का एक क्रू मेंबर अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है। स्पेसशिप के बाकी सभी क्रू मेंबर्स निद्रावस्था में हैं। अचानक स्पेसशिप को एक तेज झटका लगता है। यह इस बात का संकेत है कि स्पेसशिप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। डेविड जब स्पेसशिप के बाहर देखता है तब उसे एक ग्रह सा कुछ दिखाई देता है। फिर वो पाता है कि इस प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर नींद से जाग चुकी है। सुपरवाइजर उससे पूछती है कि वो सब कितने समय से नींद में थे। डेविड कहता है 2 साल 4 महीने 18 दिन 36 घंटे और 15 मिनट। वह डेविड से बाकी लोगों को भी जगाने के लिए कहती है। सुपरवाइजर सभी को एक हॉल में इकट्ठा करती है और सभी को एक 3D हॉलोग्राम दिखाती है, जिसमें वेलेंट कॉर्पोरेशन के फाउंडर पीटर वेलेंट प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ही इस मिशन की नींव रखी थी। उन्होंने इस 3D हॉलोग्राम को 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था और अगर वे सब इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे सब अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और वे स्वयं यानी कि पीटर वेलेंट मर चुके हैं। पीटर सबको डेविड के बारे में बताते हैं कि दरअसल डेविड इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। डेविड उनके लिए बेटे समान है। फिर वे डॉक्टर हॉलवे और डॉक्टर शॉ का सबसे परिचय करवाते हैं। वे उन दोनों को इस मिशन का इंचार्ज बनाकर उन्हें मिशन की जिम्मेदारी सौंपकर चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर हॉलवे अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है। वो पृथ्वी पर हर जगह की गई पुरातत्व खुदाई की तस्वीरें दिखाता है। इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और सबसे हाल ही में स्कॉटलैंड में मिला 35,000 साल पुराना गुफा चित्र। वो बताता है कि यह सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं और हर सभ्यता के बीच सैकड़ों सालों का अंतर है। इनका एक दूसरे से कोई संपर्क भी नहीं था। फिर भी वे चित्रलेख, जिसमें वो विशाल प्राणी तारामंडल की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे ही चित्रलेख हर सभ्यता में देखे गए हैं और इन चित्रलेखों में जो तारामंडल दिखाया गया है उससे मेल खाने वाला एकमात्र तारामंडल जिस गैलेक्सी में मौजूद है, वो गैलेक्सी पृथ्वी से इतनी दूर है कि प्राचीन सभ्यताएं इसके बारे में कभी जान ही नहीं सकती थी। सरप्राइजिंगली उस गैलेक्सी में एक सूरज भी है और उस सूरज का चक्कर एक प्लैनेट लगा रहा है जिसके 3 चांद हैं। उनमें से एक चांद पर जीवन बनाए रखने के लिए सक्षम वातावरण है, काफी कुछ हमारी धरती जैसा, और आज सुबह ही वे उस चांद पर पहुंच गए हैं। इसके आगे डॉक्टर शॉ बताती है कि चित्रलेख में जो विशाल प्राणी दिखाया गया है वो असल में एक एलियन है और उन्होंने ही हम इंसानों की रचना की है। एक तरह से वे हमारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हमें बनाया है और इन चित्रलेखों के माध्यम से वे हमें एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि आओ और हमें उस तारामंडल में ढूंढो। प्रेजेंटेशन के बाद डेविड दोनों डॉक्टर्स को सुपरवाइजर के चेंबर में ले जाता है। सुपरवाइजर दोनों डॉक्टर्स से कहती है कि अगर उन्हें इस चांद पर एलियंस मिलते हैं तो कोई भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों डॉक्टर्स उससे इसकी वजह पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करती है। अगले सीन में डेविड और दोनों डॉक्टर्स बातें कर रहे होते हैं। डेविड उन्हें बताता है कि उसने पिछले 2 वर्षों में कई प्राचीन भाषाओं को समझा है और अब वह उन एलियंस से बात करने में सक्षम है। फिर वे लोग उनकी स्पेसशिप उस चांद पर उतारने लगते हैं। तभी डॉक्टर हॉलवे की नजर एक स्ट्रक्चर पर पड़ती है। वह स्ट्रक्चर किसी भी तरह से कुदरत की पैदाइश नहीं लग रहा था। वह कैप्टन को स्पेसशिप वहीं पर उतारने के लिए कहता है। वहां का वायुमंडल बिल्कुल पृथ्वी जैसा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 3% से ज्यादा थी, इसलिए 2 मिनट भी सूट के बिना, यानी निश्चित मौत। अंधेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। डेविड सहित 6 लोगों का दल उस विशाल स्तूप जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता है। दल में मौजूद जियोलॉजिस्ट बताता है कि वह स्ट्रक्चर अंदर से खोखला है। वह सभी उस स्ट्रक्चर में प्रवेश करते हैं। फिर जियोलॉजिस्ट पूरे क्षेत्र की ड्रोन्स द्वारा स्कैनिंग शुरू कर देता है।
जिससे कि उसका एक 3D मैप स्पेसशिप में कैप्टन और बाकी टीम देख सके। डॉक्टर हॉलोवे बताता है कि यहाँ बाहर की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। वो कहता है कि यहाँ ऐसा कुछ है जो हवा को साफ कर रहा है। फिर वो अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वह जीवित था। बाकी सब भी अपना हेलमेट उतार देते हैं। डेविड को एक स्विच बोर्ड दिखाई देता है जिसमें कुछ चिन्ह बने होते हैं। वो उनमें अपनी उंगली चलाता है, जिसके बाद उन्हें प्रकाश में कुछ विशालकाय लोगों की भागती हुई आकृति दिखती है। वह एक 3D रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग में वे विशालकाय लोग किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। सभी उन आकृतियों के पीछे भागते हैं। उनमें से एक आकृति दरवाजे पर आकर गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे सर दरवाजे के उस तरफ और धड़ इस तरफ कटकर रह जाता है। जियोलॉजिस्ट उस विशालकाय प्राणी का शरीर देखकर घबरा जाता है और बायोलॉजिस्ट के साथ वहां से स्पेसशिप पर लौट जाता है। डॉक्टर शॉ को कार्बन रीडिंग से पता चलता है कि उस विशाल जीव को मरे लगभग 2000 साल गुजर चुके हैं। तब तक डेविड स्विच बोर्ड पर उंगली चलाकर दरवाजे के कोड को डिकोड करते हुए दरवाजा खोल देता है। उन्हें दूसरी तरफ उस जीव का सर पड़ा मिलता है और मिलती है एक विशालकाय चेहरे की मूर्ति। पूरे कमरे में बहुत सारे पिंड जमा कर रखे हुए थे। जमीन पर केंचुए जैसे जीव थे। छत पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी, लेकिन उनके उस कमरे में प्रवेश करते ही कमरे में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वहां रखे हुए पिंड पिघलने लगते हैं और उनमें से एक काले रंग का द्रव्य बहने लगता है। छत पर लगी पेंटिंग भी खराब होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर शॉ समझ जाती है कि उनके आने से कमरे का टेम्परेचर बदल गया है। वह सभी को जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है और उस कटे हुए सर को अपने साथ ले जाने के लिए एक बड़े से पॉलिथीन बैग में डाल लेती है। तभी कैप्टन सभी को सूचित करता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए तुरंत स्पेसशिप पर लौट आए। डॉक्टर शॉ और वक्त मांगती है, लेकिन सुपरवाइजर उन्हें सिर्फ 15 मिनट की मोहलत देती है, जिसके बाद वो स्पेसशिप का दरवाजा बंद करने वाली थी। इधर डेविड सबसे छिपाकर धीरे से एक पिंड अपने बैग में डाल लेता है। उन पिंडों से निकलते द्रव्य को कुछ केचुए अपना भोजन बना रहे थे। वे सब तेजी से स्पेसशिप की ओर बढ़ते हैं। तूफान 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उनके पीछे आ रहा होता है। यह कोई साधारण तूफान नहीं था। उसमें सिलिका के कण और हजारों वोल्ट की बिजली थी। वे लोग स्पेसशिप पर बस पहुंच ही पाते हैं कि तभी उनके वाहन से एलियन का सर उछलकर गिर जाता है। उस सर को उठाने के चक्कर में डॉक्टर शॉ तूफान में उड़ जाती है। डॉक्टर हॉलोवे डॉक्टर शॉ को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। तभी डेविड आकर उन दोनों को बचा लेता है। स्पेसशिप पर उन्हें पता चलता है कि बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट तो स्पेसशिप पर लौटे ही नहीं, असल में वो दोनों उस गुफानुमा स्ट्रक्चर में रास्ता भटक गए थे। कैप्टन उन दोनों को मैसेज करता है कि तूफान के कारण उन दोनों को रात उसी स्ट्रक्चर में गुजारनी होगी। उधर स्ट्रक्चर के अंदर उन दोनों को एलियंस की लाशों का ढेर मिलता है। ये लाशें 2000 साल पुरानी थी। इधर स्पेसशिप पर डॉक्टर्स एलियन के सर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि जिसे वे उस एलियन का सर समझ रहे थे वह तो बस हेलमेट है। उस एलियन का सर तो उस हेलमेट के अंदर होता है। उसके सर की और जांच करने पर पता चलता है कि वह किसी वायरस से इन्फेक्टेड है। उस वायरस के बारे में और जानने के लिए वे उस वायरस को सक्रिय करते हैं। इसके आगे वे और कुछ जान पाते। इन्फेक्शन के कारण वो सर एक जोरदार हरकत से फट पड़ता है। एलियन के डीएनए की जांच करने के बाद पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से हूबहू मैच करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये एलियंस ही हमारे पूर्वज हैं। यही वे एलियन इंजीनियर्स हैं जिन्हें ढूंढने वे यहाँ आए हैं। उधर डेविड अपने साथ लाए हुए पिन को खोलकर उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकाल लेता है। फिर वो उस सैंपल को डॉक्टर हॉलोवे के ड्रिंक में मिला देता है। इस बात से अनजान डॉक्टर हॉलोवे वो ड्रिंक पी जाता है। इसके बाद डॉक्टर हॉलोवे डॉक्टर शॉ से मिलने जाता है। डॉक्टर शॉ उसे बताती है कि इंसान इन एलियन इंजीनियर्स के ही बच्चे हैं। बच्चों का जिक्र आने के कारण डॉक्टर शॉ रोने लगती है, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन के कारण वो कभी मां नहीं बन सकती थी। डॉक्टर हॉलोवे उसे मनाने की कोशिश करता है और फिर दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। उधर बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट घूम फिरकर उसी कमरे में आ जाते हैं जहां वे पिंड रखे हुए थे। उन पिंडों से बहता काला द्रव्य पूरे कमरे में फैल चुका था। अचानक उन्हें उस द्रव्य में सांप जैसे दो जीव नजर आते हैं। दरअसल ये जीव कुछ और नहीं वही केंचुए थे जो उस काले द्रव्य के संपर्क में आकर इन जीवों में बदल गए थे। बायोलॉजिस्ट एक केंचुए के करीब जाकर उसे पुचकार रहा होता है कि तभी वो केंचुआ उस पर हमला कर उसका हाथ तोड़ देता है। जियोलॉजिस्ट केंचुए को काटता है, लेकिन उसके एसिड जैसे खून से वो बुरी तरह जल जाता है और वह केंचुआ जहां से कटा था वहीं से दोबारा उगते हुए बायोलॉजिस्ट के सूट के अंदर घुस जाता है। उस केंचुए के कारण उन दोनों की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। स्पेसशिप में डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपनी आंख के अंदर एक छोटा जंतु दिखाई देता है। तूफान थम चुका था। बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट स्पेसशिप से भेजे गए किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसलिए कैप्टन अपने दल के साथ रात में ही उन दोनों को लाने निकल पड़ता है। वे लोग उस स्ट्रक्चर में पहुंचकर उन दोनों की खोज शुरू करते हैं। दूसरी ओर डेविड अकेले ही स्ट्रक्चर के दूसरे छोर पर चला जाता है।
वहां उसे एक गुप्त कमरा मिलता है। उस कमरे में चारों तरफ हजारों पिन सलीके से जमा कर रखे हुए थे। सुपरवाइजर यह सब डेविड के सूट में लगे कैमरा के माध्यम से देख रही होती है। फिर डेविड को एक दूसरा कमरा नजर आता है। उस कमरे में प्रवेश करते ही डेविड अपना कैमरा बंद कर देता है। वह कमरा उन इंजीनियर्स का स्लीपिंग चेंबर था। दूसरी तरफ कैप्टन और उसकी टीम को बायोलॉजिस्ट की लाश मिलती है। जियोलॉजिस्ट उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। तभी डॉक्टर हॉलोवे की तबीयत और बिगड़ जाती है। वे सब तुरंत ही वहां से स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं। उधर डेविड इंजीनियर्स के स्लीपिंग चेंबर में वहां मौजूद कंट्रोल पैनल के कुछ बटन्स दबाता है, जिससे एक 3D रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। वह रिकॉर्डिंग देखकर डेविड समझ जाता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने वाले थे। तभी वह रिकॉर्डिंग एकदम से बंद हो जाती है और डेविड को पता चलता है कि उनमें से एक इंजीनियर अभी भी जिंदा है और वह लंबी और गहरी नींद में है। स्पेसशिप तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर हॉलोवे का रूप बदलने लगता है। इन्फेक्शन के फैलने के डर से सुपरवाइजर उसे स्पेसशिप में आने से रोकती है। डॉक्टर हॉलोवे को भी अब तक समझ में आ चुका था कि वो परजीवी संक्रमण का शिकार हो चुका है और सबके लिए खतरा बन चुका है। इसलिए वो खुद ही सुपरवाइजर की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ता है कि उसे मार दिया जाए। डॉक्टर हॉलोवे को खुद की तरफ बढ़ता देखकर सुपरवाइजर उसे जलाकर वहीं मार देती है। डॉक्टर हॉलोवे को जलता देखकर डॉक्टर शॉ बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। कैप्टन उसे पकड़ता है और फॉर्ड उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। डॉक्टर शॉ को जब होश आता है तब डेविड उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने के गर्भ से। यह सुनते ही डॉक्टर शॉ सदमे में आ जाती है, क्योंकि डॉक्टर हॉलोवे से उसके शारीरिक संबंध मात्र 10 घंटे पहले बने थे, जबकि 3 महीने पहले तो वह स्लीपिंग चेंबर में लंबी गहरी निद्रा में थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। डेविड उसे बताता है कि यह कोई आम गर्भ नहीं है। डॉक्टर शॉ उससे मिन्नत करती है कि वो उस गर्भ को उसके पेट से बाहर निकालने में मदद करे। डेविड यह कहते हुए साफ इनकार कर देता है कि उनके पास इस तरह का ऑपरेशन करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। फिर डेविड उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देता है। फॉर्ड जब डॉक्टर शॉ को स्लीपिंग चेंबर में ले जाने के लिए आती है तब वह वहां से भाग जाती है। वह सुपरवाइजर के चेंबर में रखे मेडपॉड द्वारा अपना ऑपरेशन करती है और उस परजीवी को बाहर निकालकर उसे निष्क्रिय कर देती है। उधर कैप्टन को सिग्नल मिलता है कि जियोलॉजिस्ट उनके स्पेसशिप के बाहर खड़ा हुआ है। जब क्रू के लोग उसे देखने बाहर जाते हैं तब बुरी तरह से इन्फेक्टेड जियोलॉजिस्ट उन पर हमला बोल देता है और कई क्रू मेंबर्स को मार देता है। कैप्टन किसी तरह उससे मुकाबला कर उसे मौत के घाट उतारता है। उधर भागते भागते शॉ स्पेसशिप के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पीटर वेलेंट को निद्रावस्था में रखा हुआ था। उन्हें हाल ही में नींद से उठाया गया था ताकि वो उस इंजीनियर से मिल सके जिसे डेविड जिंदा सोता हुआ देखकर आया था। दरअसल पीटर वेलेंट ने इस मिशन पर इसीलिए पैसे लगाए थे ताकि वो अपने निर्माता यानी इंजीनियर से मिलकर उनसे अमर बनने का तरीका पूछ सके। डॉक्टर शॉ भी उस इंजीनियर से मिलने के लिए तैयार होती है। तभी कैप्टन आकर उसे बताता है कि यह प्लैनेट कोई इंजीनियर्स का घर नहीं है, यह तो शायद उनका मिलिट्री बेस है जहां पर वे लोग हथियार बनाते थे। वह काला द्रव्य भी उनके द्वारा बनाया हुआ कोई जैविक हथियार ही होगा जो किसी तरह उनके काबू से बाहर हो गया और यहाँ मौजूद इंजीनियर्स के पतन का कारण बना। सुपरवाइजर जो असल में पीटर वेलेंट की बेटी थी, वो पीटर के इंजीनियर से मिलने के खिलाफ है। उसे लगता है कि यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं मानता है। जाने से पहले डॉक्टर शॉ डेविड से पूछती है कि अगर पीटर को कुछ हो जाता है तब उसे प्रोग्राम कौन करेगा। डेविड कहता है कि तब तो वो आजाद हो जाएगा। फिर डेविड, डॉक्टर शॉ और अन्य लोग पीटर को लेकर इंजीनियर के स्लीपिंग चेंबर में जाते हैं। जब कैप्टन उस गुफा का 3D मैप एनालाइज कर रहा होता है तब उसे समझ में आता है कि दरअसल वह गुफा एक स्पेसशिप है। उधर डेविड सबको बताता है कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। दरअसल वो पृथ्वी पर नए जीवन की शुरुआत करने जाने वाले थे और नए सृजन से पहले उसमें मौजूद जीवन, खास करके मनुष्य जाति को खत्म करने वाले थे। फिर डेविड इंजीनियर को लंबी गहरी नींद से जगाता है। इंजीनियर के जागने पर वो इंजीनियर से उसी की भाषा में पूछता है कि बुढ़ापे के बाद मौत से कैसे बचा जा सकता है। इंजीनियर प्यार से डेविड के सिर पर हाथ फेरता है और फिर अचानक डेविड का सिर धड़ से अलग करके बाकी सबको जान से मार देता है। सिर्फ डॉक्टर शॉ वहां से जान बचाकर भाग जाती है। फिर एलियन अपनी सीट पर विराजमान होकर अपने अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की तरफ उड़ान भरने के लिए चालू करता है ताकि वो अपना अधूरा मिशन पूरा कर सके, पृथ्वी पर मौजूद सारी मनुष्य जाति को मौत के घाट उतारने का मिशन। डॉक्टर शॉ यह बात कैप्टन को बताती है। वो कहती है कि उन्हें इंजीनियर के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की ओर जाने से रोकना होगा। कैप्टन कहता है कि उनका जहाज कोई जंगी जहाज नहीं है, पर डॉक्टर शॉ कैप्टन से कहती है कि हर हाल में उसे ही इंजीनियर को पृथ्वी की ओर उड़ान भरने से रोकना होगा। कैप्टन अपने क्रू को तुरंत सुपर इंजन को शुरू करने के लिए कहता है ताकि उनका स्पेसशिप प्रोमीथियस गोली के समान तेज गति पकड़ ले। सुपरवाइजर कहती है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना है,
यह स्पेसशिप उसका है और इसलिए यहाँ उसी की चलेगी। कैप्टन सुपरवाइजर से कहता है कि वो उसका लाइफ चेम्बर सतह पर उतार देगा, जिसमें वो 2 साल तक जिंदा रह सकती है। सुपरवाइजर तुरंत ही लाइफ चेम्बर में जाने के लिए भागती है। कैप्टन बाकी क्रू मेंबर्स को भी लाइफ चेम्बर में जाने की हिदायत देता है, लेकिन कोई और नहीं जाता है और वो सब कैप्टन के साथ पृथ्वी को बचाने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। उधर इंजीनियर का अंतरिक्ष यान अपनी उड़ान भरना शुरू कर चुका था। कैप्टन पहले लाइफ बोट्स को स्पेसशिप से अलग कर सतह पर रिलीज करता है और इसके बाद सुपरवाइजर को भी उसके लाइफ चेम्बर सहित रिलीज कर देता है। स्पेसशिप प्रोमीथियस के सुपर इंजन के स्टार्ट होते ही वह जाकर द्रुत गति से इंजीनियर के अंतरिक्ष यान से टकरा जाता है। भारी विस्फोट के साथ पूरा अंतरिक्ष यान तबाह होता हुआ सतह पर आकर गिरता है। गिरते हुए वो अपनी चपेट में सुपरवाइजर और डॉक्टर शॉ को भी ले लेता है। सुपरवाइजर मर जाती है, लेकिन एक चट्टान की आड़ के कारण डॉक्टर शॉ बच जाती है। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 2 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। वो ऑक्सीजन लेने कैप्टन द्वारा इजेक्ट किए गए लाइफ बोट में जाती है। वहाँ उसे एक परजीवी दिखता है। वो खाली मेडपॉड देखकर समझ जाती है कि वह परजीवी दरअसल वही ऑक्टोपस है जो उसके गर्भ से निकला था। वह उसके गर्भ से निकलकर मरा नहीं था, बल्कि और भी बड़ा हो गया था। फिर डॉक्टर शॉ को वायरलेस रेडियो में डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बताता है कि इंजीनियर उसे मारने आ रहा है। फिर इंजीनियर डॉक्टर शॉ पर हमला कर देता है। तभी डॉक्टर शॉ ऑक्टोपस के दरवाजे को अनलॉक कर देती है। वो ऑक्टोपस इंजीनियर पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच से डॉक्टर शॉ जान बचाकर भाग जाती है। डॉक्टर शॉ हिम्मत हार चुकी थी। वह डॉक्टर हॉलोवे को याद करके रोने लगती है। तभी डेविड की आवाज फिर से वायरलेस रेडियो पर आती है। डेविड डॉक्टर शॉ से मदद मांगता है। डॉक्टर शॉ पूछती है कि भला वो उसकी मदद क्यों करे। तब डेविड उसे बताता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे एलियन स्पेसशिप हैं और उसे उड़ाना सिर्फ वह जानता है। डॉक्टर शॉ डेविड की मदद को पहुंचती है। डेविड बताता है कि एक बार वो नए एलियन स्पेसशिप पर पहुंच जाए तो फिर पृथ्वी पर लौटने का रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा। डॉक्टर शॉ कहती है कि वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौटना चाहती, बल्कि वो वहां जाना चाहती है जहां से इंजीनियर्स आए थे। डेविड इसका कारण पूछता है। डॉक्टर शॉ कहती है कि पहले इंजीनियर्स ने उन्हें बनाया, फिर मारने की कोशिश की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वह इसकी वजह जानना चाहती है। डॉक्टर शॉ पृथ्वी पर अपना मैसेज भेजती है कि प्रोमीथियस स्पेसशिप और उसका सारा क्रू खत्म हो चुका है और जो भी पृथ्वी में इस मैसेज को सुन रहा है वो यहाँ इस चांद पर आने की कोशिश कभी भी ना करे, क्योंकि यहाँ अब सिर्फ मौत है। फिर डेविड और डॉक्टर शॉ उस ग्रह के लिए उड़ान भरते हैं जहाँ से वे इंजीनियर्स आए थे। उधर लाइफ बोट में इंजीनियर की छाती फाड़कर एक एलियन बाहर निकलता है। वह एक भयंकर आवाज में चीखता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। इस मूवी का अगला भाग एलियन कवेनेंट हमारे चैनल पर जरूर देखें।